गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की लेबोरेटरी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। और ज़्यादा अगर डिटेल में कहें तो एनर्जी बैंड गैप ऑफ पी जंक्शन डायोड। तो पी जंक्शन डायोड का हम एक्चुअली एनर्जी बैंड गैप निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और ये आप समझे रहे हैं कि पी जंक्शन डायोड पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड गैप निकालने जा रहे हैं। और आपको याद होगा 4 प्रोब में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड गैप निकाला था। यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर बैंड गैप निकाल रहे हैं तो क्या इसमें कोई अंतर है? मेथड में तो स्वाभाविक बात है कि अंतर होगा, लेकिन क्या मेथड के अलावा भी कोई अंतर है? क्या रिजल्ट पे भी इसका कोई फर्क पड़ सकता है? ये हम लास्ट में जानेंगे। जिस वर्चुअल लैब की मदद से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे इसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आईआईटी कानपुर ने इसके संबंध में एक वर्चुअल लैब डेवलप किया है, इसको कि हम यूज करने वाले हैं। तो आईआईटी कानपुर के वर्चुअल लैब का जो सेटअप है वो किस तरीके का है उसको मैं एक आपको फिगर से यहाँ पर दिखाने की मैंने कोशिश की है कि उन्होंने क्या किया है कि एक कॉपर वेसल लिया है और उस कॉपर वेसल के अंदर एक ऑयल है, नॉन फ्लेमेबल ऑयल है, हम इसमें आग ना पकड़े ऐसा एक ऑयल है। और वो क्या करते हैं कि उस वर्चुअल लैब में एक्चुअली नहीं, वर्चुअल लैब में वो दिखाते हैं कि एक पी इंजेक्शन डायोड को आप सबमर्ज कीजिए और उस पी इंजेक्शन डायोड को जो है एक वोल्ट मीटर उसके क्रॉस जोड़िए। देखिए पी इंजेक्शन डायोड है, आप देखिए रहे, और उस पी इंजेक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि P section of the diode is connected to the negative terminal of the battery, and positive of this battery is connected to the N section of the P injection diode through a ammeter, micro ammeter के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। आपको सेकेंड ईयर में आपने एक्सपेरिमेंट किया है गैलोमीटर टू अमीटर, गैलोमीटर टू वोल्टमीटर, तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि गैलोमीटर से अमीटर बनाने के लिए जो शंट जोड़ते हैं वो तो पैरेलल जोड़ते हैं, लेकिन खुद अमीटर को जब सर्किट में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ते हैं, है ना। वोल्टमीटर के साथ एक उल्टा है। वोल्टमीटर अगर आप गैलोमीटर से बनाना चाहते हैं तो उसमें सीरीज में आप एक लगाते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन जब सर्किट में जोड़ना होता है तो वोल्टमीटर को पैरेलल जोड़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पी जंक्शन डायोड और बैटरी के पैरेलल ये वोल्टमीटर जोड़ा है। पोलैरिटी की भी जरा बात करते चलते हैं। वोल्टमीटर की पोलैरिटी हमेशा पी जंक्शन डायोड की पोलैरिटी जैसी होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, अगर इधर पी सेक्शन है प्लस है और इस तरफ माइनस है तो वोल्टमीटर में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। माइक्रोमीटर का आप हमेशा जानते हैं कि करंट जिधर से फ्लो होती है उधर की ओर पॉजिटिव और जिधर से बाहर आती है उधर से नेगेटिव। तो आप देखिए रहे करंट का फ्लो किस तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ही ये माइक्रो अमीटर यहाँ पर जोड़ा गया है। तो बॉटम लाइन इज कि अमीटर आपको सीरीज में जोड़ना है और वोल्ट मीटर आपको अक्रॉस यानी कि पैरेलल जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर, मीटर, सेल और पी जंक्शन डायोड के अलावा क्या है? पी जंक्शन डायोड तो समर्ज है, बाकी चीजें बाहर है, उनको आप ऑयल में समर्ज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इस वेसल के अंदर, कॉपर वेसल के अंदर एक थर्मामीटर भी इंसर्ट किया गया है जो कि टेम्परेचर लेंगे। अब इसमें ये जो ऑयल समर्ज है इसका पर्पस क्या है? इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर ऑयल का होगा वही टेम्परेचर पी जंक्शन डायोड का होगा और उसी टेम्परेचर को थर्मामीटर रीड करके बताएगा, यानी इनमें डिफरेंस नहीं होगा। तो करेक्ट रीडिंग हमें ऑब्जर्व हो पाएगी। ठीक है। ऑब्वियसली इस ऑयल को हीट करने के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट होगा जो इस सर्किट में नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए ये जो बाहर का एक ये आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री, वुडन बाउंड्री जैसे दिख रही है, तो ये कुछ ओवन जैसा है जिसकी वजह से ये ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसको आप ओवन कंसिडर कीजिए, ऑल्दो इट इज नॉट रिटन ओवर हियर। ठीक है। तो ये बेसिक अरेंजमेंट है वर्चुअल लैब में। लेकिन एक्चुअल लैब में भी क्या बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है, ये हम थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करेंगे। ये सर्किट किन चीज़ों पर आधारित है ये हमने कल डिस्कस किया था। ये कुछ इंफॉर्मेशन पर आधारित है। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है आई नॉट, वो आफ्टर इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड वो डबल हो जाती है, जैसा कि आप इस प्लॉट में नजर आ रहा होगा, जिसको हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में जो ड्रा है, ऑल्दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रा है और फॉरवर्ड बायस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ऐसा नहीं कि केवल रिवर्स ही करता है, फॉरवर्ड भी करता है। आप यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कर्व आप देख सकते हैं, -75, 25, 100 एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कर्व अलग अलग ड्रॉ हैं। तो आप एक बार फिर से इस पर नजर डालिए तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होती है विद द टेम्परेचर, लेकिन रिवर्स में जो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट किसे कह रहे हैं, जब तक कर्व एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी, वो ब्रेकडाउन के बाद जो टर्न हो जाता है और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ब्रेकडाउन के पहले, ब्रेकडाउन के बाद नहीं, तो ये आपका पहले भी पोजीशन आउट पड़ा, इसलिए ब्रेकडाउन समझ रहे होंगे आप। तो ये जो वैल्यू है, डॉटेड लाइन देखिए, ब्लू लाइन, फिर ये डैश लाइन और ये जो लार्ज डैश लाइन को देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है ना। जबकि फॉरवर्ड में थोड़ा सा अलग ही तरह का मामला है। यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट देखिए, यहाँ पे देखिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 वोल्ट है तो ये 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट पर रिवर्स फॉरवर्ड बायस में लो टेम्परेचर के लिए करंट, उससे ज्यादा टेम्परेचर के लिए करंट, और उससे ज्यादा टेम्परेचर के लिए करंट, और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर के करंट, देख रहे हैं आप करंट बढ़ रहा है। मैंने कर्सर जहां जहां रखा, लो टेम्परेचर कितना था, -75 पे देखिए करंट कितना कम है। फिर ब्लू वाली लाइन देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर ये डैश लाइन को देखिए, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, फिर ये लार्ज डैश लाइन पे देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो आईडी सॉरी जो मतलब फॉरवर्ड करंट है आपका, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में भी इंक्रीज कर रहा है और रिवर्स में भी रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर रहा है। इवन ब्रेकडाउन पे भी इसका असर पड़ता है, लेकिन वो फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। जब मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज भी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। अब वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, देखिए पहले वाले का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, दूसरे वाले का और ज्यादा 40 वोल्ट के आसपास है, पहले वाले का कुछ 28 के आसपास है, इसका 40, थर्ड वाला 50 के आसपास दिखा रहा है, फोर्थ वाला 60 वोल्ट के आसपास। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे भी असर पड़ता है, लेकिन फिलहाल उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करें, मैं एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और आपको याद होगा कि बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट एक्चुअली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की प्रेजेंस की वजह से बनते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिवर्स सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं। तो चूंकि थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा होगा। सो मैंने एक बार कल जो डिस्कशन किया था उसको एक बार मैंने फिर से ब्रीफ कर दिया है आपको, और ये इक्वेशन भी आपको याद होगा, डायोड इक्वेशन कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हर टी की वैल्यू आ रही है ना, बाकी तो चीजें कांस्टेंट ही है। सो अब मैं प्रेजेंटेशन से हटकर अब मैं वर्चुअल लैब पर वापस आता हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको मैनुअल में, जो आपको मैनुअल मैंने कल गूगल क्लासरूम में शेयर किया, मैनुअल में जो सर्किट दी हुई है वो कैसी है, क्योंकि आपको ड्रॉ तो यही सर्किट करनी है। इसमें एक कमी थी इसलिए मैंने एक सर्किट और आपको बनाकर दिखाया आपको अलग से। देखिए यहाँ मैनुअल में जो सर्किट है वहां पर ओवन के अंदर, ये ओवन बना हुआ है, सिलेंड्रिकल आप जो देख रहे हैं ना, ये ओवन बना हुआ है, इसके अंदर देखिए थर्मामीटर लगा हुआ है, ओवन के अंदर सबमर्ज है, पी इंजेक्शन डायोड है जिसको रिवर्स बायस करके रखा गया है, और सीरीज में एक माइक्रोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें वोल्ट मीटर नहीं दिखाया गया, कमी, तो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एक पैरेलल टू द दिस डायोड, अभी जो मैंने पीछे सर्किट दिखाई, पैरेलल टू द डायोड यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी दिखाना चाहिए। वोल्ट मीटर इज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो इस मैनुअल में नहीं बना है, तो इसलिए मैंने आपको एक अलग सा सर्किट दिखा दी जहाँ पे वोल्ट मीटर बना है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज जो एक्चुअल लैब में ऑपरेटर्स में होती है और वर्चुअल लैब में से थोड़ा डिफरेंट है। वर्चुअल लैब में दिखाया गया है कि जो कंटेनर है उसके अंदर ऑयल फील्ड है, और ऑयल का वहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ी, वो ऑयल बाथ का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इंजेक्शन डायोड थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम रह पा रहा है। यहाँ पर हमने इसके लिए क्या व्यवस्था की, यहाँ पे हमने जो मैनुअल में दिखाया और एक्चुअल लैब में भी जो व्यवस्था होती है
कि ओवन के अंदर एक कॉइल होता है और ये कॉइल मेन से एसी मेन से जुड़ा होता है और इसके साथ एक थर्मोस्टेट और टेम्परेचर रेगुलेटर होता है साथ में, जाके आप टेम्परेचर को रेगुलेट, एक नॉब होती है, मैंने आपको याद होगा नॉब दिखाई थी, आज मैं फिर से दिखा दूंगा। इस नॉब की मदद से आप टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हैं, रेट ऑफ हीटिंग है इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ पे आप उसको फिक्स कर देंगे तो उस टेम्परेचर से फिर वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सो थर्मोस्टेट एंड टेम्परेचर रेगुलेटर के थ्रू मेन से कनेक्टेड होता है, तो कॉइल हो गया। इसके अंदर जो है एक आयरन वूल भरा रहता है इसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो हीट होती है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती है, तो पी इंजेक्शन डायोड और थर्मामीटर दोनों फिर एक टेम्परेचर पे रहते हैं। सो एक्चुअल लैब में और वर्चुअल लैब में एक बस इसी बात का डिफरेंस है कि वहां पर ऑयल इस्तेमाल किया गया है टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ओवन, और यहाँ पर एक्चुअल लैब में उसकी जगह पर एक आयरन वूल इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार आपको अपरेटस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बात पूरी तरीके से रिकॉल हो जाए किसकी बात कर रहे हैं। इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ओवन है थर्मामीटर इसके अंदर इंसर्ट है, इसी के अंदर पी इंजेक्शन डायोड होगा, इसी के अंदर होगा और वो एक आयरन वूल से कवर होगा जिसके कारण टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बना रहेगा, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट रियल लैब। देखिए यहाँ पे वो नॉब भी जिसको हम कह रहे हैं थर्मोस्टेट के लिए नॉब ये दिया हुआ जिसकी वजह से रेट ऑफ हीटिंग और मैक्सिमम टेम्परेचर को आप नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। और ये दूसरा नाम जो है वोल्टेज के लिए कि कितना वोल्टेज अप्लाई करें। आपको याद होगा कल हमने आपको टेबल दिखाई थी तो कहा था कि आप 3 अलग अलग वोल्टेज पे आप ले लीजिए, आप 1 वोल्ट पे ले लीजिए, 2 वोल्ट पे ले लीजिए या 3 वोल्ट पे, 3 अलग अलग पर, तो जब लेंगे तो कांस्टेंट रखेंगे वोल्टेज की वैल्यू को। ये वो टेबल थी कि वोल्टेज की वैल्यू आप 1 वोल्ट रखें या 2 वोल्ट रखें या 3 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कांस्टेंट रखा उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर, 2 वोल्ट कांस्टेंट रखा उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर, 3 वोल्ट कांस्टेंट रखा उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर। सो दैट नॉब इज गिवन फॉर दैट। अच्छा ये ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा दिमाग में रोक लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की लॉग वेस्टर्न की बात हो रही है, नेचुरल लॉग नहीं, लॉग वेस्टर्न, और 1000 अपॉन टी, टी जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है के बीच में अगर आप कर्व ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप निकालेंगे तो बैंड गैप आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम वर्चुअल लैब पर वापसी करते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि वर्चुअल लैब जो है IIT कानपुर के द्वारा डेवलप की गई हुई है और ये इसका वेबसाइट है, एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको चैट बॉक्स में दोबारा शेयर भी कर देता हूँ। सो ये जो IIT कानपुर की वेबसाइट है उस पर आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज गिवन, और इसमें से कुछ आप देखेंगे कुछ फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ सेकंड ईयर के हैं, कुछ थर्ड ईयर के हैं, ठीक है। सो उसमें से जो सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट एनर्जी बैंड का सेमीकंडक्टर, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब वेबसाइट मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दी, आप वहां से कॉपी करके रख सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे जब आप, तो मैं पहले से ओपन करके रखा हुआ है, तो आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा एम, थ्योरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, पोस्ट टेस्ट, रेफरेंसेस, फीडबैक। अनफॉर्चुनेटली अभी IIT कानपुर इस एक्सपेरिमेंट को डेवलप कर रही है, मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने सिमुलेशन को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन अभी उन्होंने एम, थ्योरी, प्रोसीजर वगैरह नहीं वहाँ पे लिखा हुआ। सो इसलिए मैंने आपको मैनुअल आपको गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया, आपको कल हमने डिस्कस भी किया, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सिमुलेशन उनका वर्क कर रहा है, तो आज हम उनका सिमुलेशन इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा, उन्होंने मुझे वादा किया कि विद इन ए वीक और 2 ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉपअप प्रोसीजर भी है कि आपको जब भी जरूरत पड़े तो यहाँ से पॉपअप कीजिए तो प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा और प्रोसीजर देख के भी आप एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि मुझे इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी पहले से है तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपके लिए करके दिखा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ साइज ताकि पूरी स्क्रीन नजर आ जाए। ओके फाइन, अब आपको जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो ग्रिड नुमा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा आपको नजर आ रहा हो। आपके लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे लिखा हुआ है सबसे ऊपर इनेबल पावर, ठीक। बीच में एक चीज याद दिला दूं, इन केस आज अगर मैं एक्सपेरिमेंट को एक सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाता हूं तो आपका दूसरा सेशन होगा डिस्कनेक्ट होने के 5 मिनट के बाद, तो आप दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। सो हमने इनेबल पावर किया, तो जैसे इनेबल पावर किया ये क्वेश्चन पूछता है, ये दिख रहा है आप वाकई सीरियस हैं इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट खेलने के लिए आए। तो ये पूछता है अमंग द फॉलोइंग ग्राफ्स
विच ग्राफ इज प्लॉटेड इन एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट। 4 इमेज हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। तो सही को हमें क्लिक करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना देगा। ये गेट पास की तरह है। सो मैं आपके लिए चैट बॉक्स में क्वेश्चन रख रहा हूँ, बताइए कौन सी इमेज है। इमेज 1 जो है टॉप लेफ्ट, इमेज 2 टॉप राइट, इमेज 3 बॉटम लेफ्ट, इमेज 4 बॉटम राइट, ताकि मैं इसको ओके 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 अभी दिखाया तो भाई कुछ असर हुआ। ओके चलिए, टॉप राइट। तो ध्यान रखिएगा ना, आप यहीं पे फंस जाएंगे और आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने देखिए इमेज 2 को सिलेक्ट कर दिया है, और इमेज 2 को जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये लिख के दे रहा है यू चूज द करेक्ट आंसर, प्लीज प्रोसीड फर्दर। ठीक है, इसने हमें आगे आने बढ़ने की अनुमति दे दी। हमने इसे वहां ओके किया और इसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पर अब लिखा आ रहा है डिसेबल पावर, यानी कि पावर ऑन है, और अब हम ऑफ करने की सिचुएशन में ये है। लेकिन हम ऑफ क्यों करेंगे, हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। और नीचे भी देखिए मैसेज में लिख के आ रहा सिमुलेशन स्टार्टेड, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, इसलिए 2 बार लिख गया है, पहले जब किया था। तो सिमुलेशन स्टार्टेड मीन्स नाउ वी आर रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट। एक बार ध्यान रखिएगा, डिफरेंट लेबोरेटरीज, आपको कोई एक्सपेरिमेंट मैंने कराया है अमृता पे, और कुछ आपको मैंने IIT खड़गपुर के साइड पे कराया, कुछ IIT कानपुर पर कराया, वो सबका एक दूसरे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो उसे थोड़ा अंतर को करना पड़ेगा, अलग अलग टीम ने इसको डेवलप किया। ओके, तो सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या काम करें, कंटेनर रख दें। आपको याद होगा ना सर्किट मैंने आपको दिखाई थी, सबसे पहले हम कंटेनर को रखेंगे। तो हमने प्लेस कंटेनर को क्लिक किया एक बार, ठीक, एक बार जस्ट क्लिक किया, और फिर हम प्लेटफॉर्म पर आए, थोड़ा नीचे वाले हिस्से में आए, तो हम कंटेनर को सबसे नीचे रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आकर दोबारा क्लिक किया। देखिए कंटेनर यहाँ पर प्लेस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एक आउटर बाउंड्री है ब्राउन कलर की, वो क्या है, एक्चुअली ओवन है, और बीच के अंदर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसके अंदर ब्लू कलर का कोई दिख रहा है, वो ऑयल है, और इसी ऑयल के अंदर हमें पी जंक्शन डायोड रखना है। ठीक, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रम है, आप गौर कीजिएगा, प्लेस कंटेनर पे हैंड दिख रहा है। अब चूंकि रख चुका हूं तो पिन डायोड पे भी हमारा ये हैंड का कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बैटरी पे हो जा रहा है, अमीटर पे हो जा रहा है, वोल्ट मीटर पे हो जा रहा है, पॉइंट पे हो जा रहा है, कनेक्ट पे हो जा रहा है, और थर्मामीटर पे नहीं हो रहा है, थर्मामीटर को क्रॉस करके दिखा रहा है। तो जब तक मैं सारी सर्किट नहीं बना लूंगा थर्मामीटर एक्टिविटी होगा। जब तक मैं कंटेनर नहीं रख लेता, मैं दिखा नहीं पाया, कंटेनर नहीं रख लेता, तब तक ये PN और बैटरी वगैरह को भी वो एक्टिवेट नहीं करना देता। यानी कि क्रम से ही आपको रखना पड़ेगा। आप सोचेंगे पहले PN जंक्शन डायोड रख दें, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो जो मैं क्रम आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ PN जंक्शन डायोड एक बार क्लिक किया, और मैं ऑयल के अंदर लेकर आया इसको, और यहाँ पर क्लिक कर दिया। देख रहे हैं आप, नाउ इट इज सबमर्ज्ड इन द ऑयल, इट इज नेसेसरी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वोल्ट मीटर। हमने वोल्ट मीटर को क्लिक किया, और वोल्ट मीटर को ओवन के बाहर कहीं यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये वोल्ट मीटर हो गया। अब हमें चाहिए बैटरी, तो हमने बैटरी को एक बार क्लिक किया, फिर इस एरिया में आया, और मैं थोड़ा सा ऊपर, वोल्ट मीटर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं प्लेस कर दिया, बैटरी प्लेस हो गई। देख रहे हैं आप, क्रम देखिए आपको मैंने जैसे सर्किट दिखाई थी। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए अमीटर, और अमीटर को लिया यहाँ से, और अमीटर को भी हमें यहाँ लाकर प्लेस कर दिया। अब ये अमीटर क्या घुमाया जा सकता है, ओ 2 बार हो गया, मैं एक बार हटा दिया, अंडू कर दिया। अंडू करने के इसमें है, देखिए अंडू, कोई गड़बड़ हो जाए अंडू रिडू आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए हमेशा सकते हो। 2 बार इसको घुमा नहीं सकते भैया मीटर को, कि मैं इसको वर्टिकल कर लूँ, ऐसा संभव नहीं है। चलिए जोड़ते समय हम ध्यान रखेंगे। अब इंजेक्शन डायोड हो गया, बैटरी हो गया, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, पॉइंट्स हैं। अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट को लिया, आपको याद होगा सर्किट पॉजिटिव से पॉजिटिव को, एक मिनट, पॉइंट लेना पड़ेगा। ये देखिए हमें पहले अमीटर के पॉजिटिव को जस्ट विजिट करने, या ये जुड़ गया पॉजिटिव से, देखिए पॉजिटिव इसका जुड़ गया। अब नेगेटिव should be connected to the वोल्टमीटर का पॉजिटिव इसमें इस तरफ है, और इधर इसमें इस तरफ है, तो मैं क्या करूं, मुझे उल्टा जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब।
ओके, पॉइंट नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, कोई कई बार मैं भी मिस कर जाता हूँ, इधर भी पॉइंट लेना था, दोनों तरफ लेना था। पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं, रुकिए मैंने कुछ अंडू किए हैं, एक बार पॉइंट ले पहले। ये कुछ दिक्कत कर रहा है। ओके, अच्छा ओके, एक क्रम से ही करेगा। ये इससे कनेक्ट हुआ और ये कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा है, विदाउट पॉइंट भी कनेक्ट हो जाता है। हाँ, मुझे लग रहा है महीने पहले बगैर पॉइंट के किया था। ये कई बार तो ठीक काम करता है, कई बार नहीं काम करता, कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है इसको। या हो गया, थोड़ा स्लो चल रहा है एक्चुअली मुझे लग रहा है, और मैं इसको जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। नो 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 नो, ये तो गलत कनेक्ट हो गया। कनेक्ट, के ये क्यों नहीं हो रहा भाई? जस्ट मोमेंट, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ये किसी भी तरफ नहीं कनेक्ट हो रहा, इस तरफ या इस तरफ। ओके, जुड़ गया। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ये, यस, अब देखिए कनेक्ट हुआ। यस, चलिए ओके, फाइनली कनेक्शन हो गया। थोड़ा सा ये दिक्कत कभी कभी देता है। अब देखिए, जो थर्मोमीटर है ये आइकॉन एक्टिव हो गया है। अब मैं थर्मोमीटर को यहाँ पर समर्ज करना चाहता हूँ। ये थर्मोमीटर भी प्लेस हो गया, तो थर्मोमीटर आ गया, डायोड के सारे कनेक्शंस हो गए। कनेक्शन के लिए मैंने आपको सर्किट दिखाया था, उस सर्किट की आप मदद ले सकते हैं और उसकी मदद से आप कर सकते हैं। अब हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो अब हमारे लिए सर्किट को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, सर्किट तो हमने बना ही लिया, अब तो हमें एक्सपेरिमेंट को करना है कि हम किस तरीके से करें। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज सेलेक्ट करें। सबसे पहले क्या वोल्टेज ले लें, जैसे आपको याद होगा टेबल में 3 वोल्टेज लेने की इसने बात कही थी, तो चलिए सबसे पहले हम 1 वोल्ट ही लेके एक्सपेरिमेंट को करते हैं। हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे क्लिक किया ये लिख गया सेलेक्टेड वोल्टेज इज 1। ठीक, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना ले लें, देखिए मैक्सिमम ये 100 तक जा सकता है। चलिए मान लिया 100 से ले लिया, शुरू कर दिया 100 और उसके बाद बिलो नीचे करते जाए। हाँ, एक चीज मैं बताना थोड़ा भूल गया, आमतौर पर जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कब रीडिंग लेनी चाहिए पूछा जाता है, हीटिंग के टाइम पे, कूलिंग के टाइम। तो चाहे 4 प्रोब हो, चाहिए हमेशा ही जवाब दिया था कि कूलिंग के टाइम पे लेनी चाहिए रीडिंग। उसकी क्या वजह है, क्योंकि कूलिंग जो है एक लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करती है, फर्स्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया है। हीटिंग रेगुलर नहीं होती, इसलिए हीटिंग की बजाय कूलिंग के टाइम पे लेना चाहिए। यानी कि हम उल्टा लें, यानी 100 पे ले, पहले आप हीट कर लें, 100 तक पहुंचा लें, तब तक कोई रीडिंग ना लें, और उसके बाद जैसे जैसे हम
जो है टेम्परेचर गिरता जाए, 100 से 90 से 80 वैसे वैसे लेते जाए। तो आप सोचिए कि हीटिंग हो चुकी है, 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब 100 डिग्री पर हम पहला जो है हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। एक चीज मैंने थोड़ा दिखाने से रह गया था, वो ये है कि देखिए टेम्परेचर और करंट के लिए एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। सो 100 डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर दिया। रिवर्स सैचुरेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ से आपको, आप एक्चुअल ऑपरेटर्स पे जब होंगे तो क्या होगा, आपके मीटर पे जो रीडिंग दिख रही होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग तो दिखा रहा होगा 1 वोल्ट, और जो अमीटर होगा वो क्या दिखा रहा होगा, एक मिनट में जरा उस ऑपरेटर्स पे आ जाऊं ताकि आप दोनों चीज कनेक्ट कर सकें। हाँ, वोल्ट मीटर दिखा रहा होगा 1 वोल्ट, और 100 डिग्री पर ये जो एमीटर है जो करंट की वैल्यू दिखा रहा होगा, उसको यहाँ पर देखने के लिए क्या करें हम, यहाँ लिखा है गेट रिवर्स सैचुरेशन करंट, यहाँ करें फाइंड। इसने कितना वैल्यू दिया, 51.126, ठीक। तो चलिए टेबल में इसको इंसर्ट कर देते हैं। एट टेम्परेचर 100 रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 51.126, ठीक। फिलहाल तो मैं इसमें कर रहा हूं, आप जब करिएगा तो भैया आप कॉपी पेन पे करिए, ठीक है। अगली रीडिंग, हमने टेम्परेचर को घटाया, मैं 10-10 डिग्री घटा रहा हूं, आप चाहे तो 5-5 डिग्री भी कम कर सकते हैं। देखिए 95 पे भी ये रुकता है, पर मैं 10 डिग्री पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी लैब में करिएगा 5 डिग्री पर करिएगा, 5 डिग्री के डिफरेंस पे आप करिएगा। तो 90 डिग्री पर फिर से देखते हैं सैचुरेशन करंट कितना आया 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40.711। तो जरा इसको लिख देते हैं, एट 90 रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 40.711। So the next at just a moment. Yeah, at 80, 32.001. At 80, 32.001। यहाँ तो खैर बड़ा करंट डेसिमल के थर्ड प्लेस तक वैल्यू बता रहा है, एक्चुअल लैब में तो खैर इतना अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ जो भी करंट की वैल्यू आप नोट कर रहे हैं, दिस इज मिली एम्पियर नॉट इन माइक्रो। एक्चुअली माइक्रो है, ये माइक्रो एम्पियर ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रो का सिंबल है वो लगाने की मुझे लगता है सुविधा नहीं, उन्होंने मिली एम्पियर लिखा हुआ है। जस्ट कैलकुलेशन करके ये भी पता लग जाएगा कि ये माइक्रो है कि मिली, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ करंट IS इन माइक्रो एम्पियर, पर यहाँ मिली लिखा हुआ है। अभी हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, खत्म करेंगे, तो ये बात अगर ये गलत है तो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। आपने अच्छा पॉइंट किया, थैंक यू। So the next reading is at, set हो जाओ 70 पर, yeah 70, and the reverse saturation current is, I think is in micro, क्योंकि मैंने जब एक बार किया था तो माइक्रो के हिसाब से ही रिजल्ट आया था। 70 पर आया 24.805, so at 70 it is 24.805। मेरे ख्याल से ये आप करके करेंगे जब एक्सपेरिमेंट, तो आपको बड़ा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जैसा एहसास होगा कि हाँ बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे आसान है। और now at 60 it is, yeah, at 60 it is 18.934, at 60 it is 18.934। फाइन, 2-4 रीडिंग और ले लें, बिल्कुल आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। at 50 it is 14.214, 14.214। और 40 पे देखते हैं जरा, 10.476, at 40 it is 10.476। मेरे ख्याल से 2 रीडिंग ही और ले पाएंगे। 30 पर 7.568, मेरे ख्याल से एक ही ले पाएंगे। 30 पर 7.568, फाइन।
तो टेबल में 8 पॉइंट की ही जगह थी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने किस टेम्परेचर स्टार्ट किया, किस टेम्परेचर तक जा रहे हैं। अब गर्मियों में करेंगे तो हो सकता है कि 30 भी ना पहुंचे, विंटर्स में करेंगे तो 30 तक पहुंच जाए। आपने 5-5 डिग्री का अंतर लिया है कि आपने 10-10 डिग्री का, एक्चुअल लाइफ में तो आप 5-5 डिग्री का कीजिए। देखिए ये तो दो हो गए, टेम्परेचर और करंट, तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आगे के जो 3 कॉलम्स हैं वो क्या है, वो कैलकुलेशन है। टेम्परेचर इन केल्विन, तो केल्विन कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं, 273 प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 10 क्यूब, दैट इज 1000 अपॉन टी। जो टेम्परेचर आए उससे 1000 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। और ये जो करंट आया इसका log बेस 10 ले लीजिए, तो log बेस 10 IS आ जाएगा। तो यहाँ तो बड़ा आसान है एक्सपेरिमेंट को करना। तो मैंने किया log कैलकुलेट डेटा, इसे देखिए कैलकुलेट करके सारा कुछ रख दिया आपके लिए, है ना। तो बड़ा आसान हो गया ना ये तो। लेकिन आप भाई थोड़ा कैलकुलेशन करके इस बात को करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। तो आप तो जो लास्ट 2 कॉलम है यानी कि 4th एंड 5th, इनके बीच में आप कर्व ड्रॉ करेंगे। जो 5th है इसको y एक्सिस पे रखेंगे, जो 4th है इसको x एक्सिस पे रखेंगे। देखिए इसमें तो मैं बस ड्रॉ ग्राफ करूंगा और ये ड्रॉ कर देगा ग्राफ को, और आप देख पा रहे होंगे कि सुंदर सा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स, जहां भी आप रखेंगे आपको पॉइंट्स नजर आ जाएंगे, जहां भी आप वैल्यू रखेंगे। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। एक जैसे ये लिखा हुआ है x एक्सिस पे 2.75 और y एक्सिस पे 1.60, है ना, या कहीं भी एट एनी प्लेस, ठीक है, 2.83 दिख रहा है, 1.34, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। इनमें से कई सारे पॉइंट दिखा रहे, 2 पॉइंट को भी ले लीजिए x और y के, और यहाँ इंसर्ट कर दीजिए सेपरेटेड बाय कॉमा। तो मैं चलिए इसमें से लेता हूँ सीरियल नंबर 2 के सामने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा देखिए। x पे लिखा है 2.75 कॉमा, y पे क्या लिखा 1.610। देखिए x किसको कह रहे हैं, 10 क्यू बाई टी को कह रहे हैं, और y किसको कह रहे हैं, log बेस 10 i इसको कह रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। अब सेकंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हमने सीरियल नंबर 2 लिया था और अब के ले रहे हैं सीरियल नंबर 7, ठीक है। तो क्या लिखे, पहले x का लिखे, x और y लिखा जाता है ना, 3.19 कॉमा 1.020। देखिए लिखा भी हुआ है ऊपर, इंटर वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेपरेटेड विद कॉमा। और ये वैल्यू आप यहाँ पर भी करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 3.19 और 1.020। देखिए यहाँ भी वही आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके लिख दीजिए या टेबल से लेके लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये 7th था पॉइंट, और सेकंड पॉइंट देखिए ये जो मैंने लिखा है वहां पर 2.75 और 1.610 लिखा, वहां पर आ रहा है 1.6097। तो 97 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.610 हो जाएगा, फाइन। सो ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। स्लोप आप निकालना जानते हैं, मुझे यहाँ सुविधा है कि हम बस यहाँ पे फाइंड स्लोप प्रेस करेंगे तो ये स्लोप की वैल्यू दे देगा। माइनस को इग्नोर कीजिए क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रेंड है इसलिए माइनस आ रहा है, और स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.746। और एनर्जी बैंड गैप का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, स्लोप डिवाइडेड बाई 5.04, याद आया आपको, मैंने मैनुअल में दिखाया था। तो बस मैं यहाँ पर माइनस को अवॉइड करते हुए लिखूंगा 746, ठीक। और कैलकुलेट करूं तो वैल्यू आ जाएगा 0.148, बैंड गैप की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले तो वो जो क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में आया था कि सर वो मिली है कि माइक्रो, तो कंफर्म कर देता हूँ ये माइक्रो है। अच्छा है, मैं IIT कानपुर को बताऊंगा कि इसको माइक्रो करिए भाई, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइक्रोमीटर ही लगाया गया है, ठीक। ओके, दूसरी चीज, ऑब्जर्व एनर्जी बैंड गैप की कितनी वैल्यू आई, 0.148। तो हमारा तो एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो गया। तो वर्चुअल लैब से जो उम्मीद करते थे वो पूरा हो गया। रिजल्ट को हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कशन करने वाले हैं, क्या अभी थोड़ी देर बताएंगे। अब आपको क्या करना है, 1 वोल्ट के लिए आपने किया ना, 1 वोल्ट के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट को 2 वोल्ट के लिए कीजिए, 3 वोल्ट के लिए कीजिए, 4 वोल्ट के लिए या 5 वोल्ट के लिए। तो देयर आर 5 ऑप्शंस। आप इन 5 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ईमानदारी से। आप 2 3 4 ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, 3 4 5 ले लीजिए,
जितनी ज्यादा वोल्टेज लेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट उतना ही ज्यादा रहेगा, उम्मीद है। हम लोग थ्योरेटिकली जरूर कह देते हैं कि नहीं बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, लेकिन जब आप इंजेक्शन डायोड का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे रिवर्स बायस तो आप देखेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने पे भी थोड़ा बढ़ता है, हल्का सा एक स्लोप रहता है। तो इसी को मैं दिखाने के लिए चाहता हूँ कि आप इसमें देखें कि नहीं। देखिए अगर 5 वोल्ट करते करते तो भी क्या यही रिजल्ट आता है, तो आपको लगेगा नहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो कोई भी 3 वैल्यूज लेकर, जैसा कि इसके टेबल के अंदर बनाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल आपको दिखाई भी थी, मैं वापस से पे आ जाता हूँ टेबल पर, जैसा इस टेबल में दिखाया ऐसे ही टेबल बना लीजिए और आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिए। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, नाउ इट इज योर चॉइस कि किन वोल्टेज पर आप। ओके, अब यहाँ से मैं वर्चुअल लैब से शेयरिंग खत्म करके वापस अपने प्रेजेंटेशन पे वापस आता हूँ। क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट जो आया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो एनर्जी बैंड गैप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इसने शो की, और उसने शो किया कि 0.148, आप वोल्टेज चेंज भी करेंगे या स्पेसिफिकेशन चेंज भी करेंगे तो लगभग ऐसे ही कुछ 0.14 या 0.2 आप लैब में भी करेंगे तो लगभग ऐसे ही रिजल्ट आता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप तो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है, 1.17 कहते हैं, जबकि 1.2 के लगभग हो गया। और जर्मेनियम का भी जो एनर्जी बैंड गैप होता है 0.67 से लेकर 0.7 तक होता है। तो जर्मेनियम का तो पी इंजेक्शन डायोड होगा ही नहीं लैब में, सिलिकॉन ही है। तो अगर 1.2 होना चाहिए उसकी जगह पर आ रहा है 0.148, तो 10 टाइम्स लेस आ रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली ये पी इंजेक्शन डायोड है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी उन्होंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्कस किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं, जब मैंने स्लाइड ओपन करी ली है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है दैट इज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो आप अगर 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो वहां पर जो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर आपने हीट दिया और चार्ज कैरियर बने, तो चार्ज कैरियर कितनी एनर्जी दी तब बने? तो कहेंगे कि भाई देखिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना था, तो जितना गैप होगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। तो कहें कितनी मिनिमम? तो कहे भाई बैंड गैप के बराबर, यानी कितना? तो हम कहेंगे EC माइनस EV के बराबर, बैंड गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी मिनिमम। और ये तब जबकि बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर वाले हिस्से में हो और कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे वाले हिस्से में चला जाए, क्योंकि वैलेंस बैंड की तो अपनी खुद की भी मोटाई है। तो बिल्कुल ऊपर ही इलेक्ट्रॉन सभी थोड़े होंगे, कुछ थोड़ा बीच में भी होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो उनको तो उससे ज्यादा। इसलिए हम कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, वो EC माइनस EV के बराबर होगी, वरना इससे ज्यादा भी जरूर चाहिए होंगे अगर और इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं। इसलिए 4 प्रोब में जो वैल्यू आती है वो 0.7 या अबव आती है, क्योंकि जर्मेनियम का वहां पे क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्यों 0.148 आ रहा है, इतना कम यहाँ क्यों आ रहा है? तो इसका जवाब इसका जब हम फर्मी लेवल डायग्राम डिस्कस करते हैं तो वहीं पर आता है। अब मैं वापस पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पहले आपको फर्मी लेवल डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैंड्स के अलावा एक डोनर लेवल भी है, और ये डोनर लेवल कहा जाता है कि ये कंडक्शन बैंड के बॉटम से सिलिकॉन के मामले में 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट नीचे है और जर्मेनियम के मामले में 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट है। सोचिए कुल एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का है 1.17 और उसमें से कंडक्शन बैंड से जरा सा नीचे, बहुत ही जरा सा नीचे 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट नीचे सिलिकॉन। अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वही कंडक्ट कराएंगे। आप हीट दे रहे हैं और हीट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाइसिंग की वजह से नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बाइसिंग तो आपने रिवर्स कर रखी हुई है, तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो वैलेंस बैंड से तो पहुंच ही रहे हैं, ठीक, यानी कि उनको आप लगभग सिलिकॉन का अगर है तो 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट जैसा कुछ एनर्जी, थर्मल एनर्जी दें, तब तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही रहे। लेकिन अधिकतर
जो पहुंच रहे हैं वो कहां से पहुंच रहे हैं? डोनर लेवल से पहुंच रहे हैं, और डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के करीब है। इस वजह से डोनर लेवल से जो कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं उनको इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं। उनको कितनी चाहिए? 0.05, बहुत थोड़ी सी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि सब डोनर से ही पहुंच जा रहे हैं, डोनर से भी पहुंच रहे हैं, वैलेंस बैंड से भी पहुंच रहे हैं, तो एवरेजिंग हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचे डोनर लेवल से, थोड़े से वैलेंस बैंड से पहुंचे, और जो थोड़े से पहुंचे उनको ज्यादा एनर्जी देके पहुंचाई गई, जो ज्यादा से पहुंचे डोनर लेवल से उनको कमी एनर्जी देके पहुंचाई गई। तो ऑन एन एवरेज जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो करीब 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आती है, 0.1 से 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आती है। इसीलिए आपका रिजल्ट 0.148 अगर आया है या 0.1 से लेकर 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में आ रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल नहीं किया, एक्सट्रिंसिक इस्तेमाल किया। लेकिन आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर भी नहीं इस्तेमाल किया, आपने पी और एन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। इसलिए एक बार एन टाइप सेमीकंडक्टर के भी फर्मी लेवल को देखना जरूरी है। वहां क्या स्थिति है? वहां भी देखिए जो एक्सेप्टर लेवल है वो सिलिकॉन का वैलेंस बैंड के टॉप से जस्ट 0.03 इलेक्ट्रोवोल्ट ही ऊपर होता है, और जर्मेनियम के मामले में 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट ही ऊपर होता है। तो ये जो आप भेजते हैं वो कंडक्शन बैंड में भेजने के बजाय यहाँ भी भेज सकते हैं, तो कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पी साइड और एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं कंडक्शन के लिए, उनमें से सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बैंड गैप के बराबर एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें से बहुत से इलेक्ट्रॉन, मोस्टली इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देकर भी आप कंडक्शन करा सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल एक तरीके से कंडक्शन लेवल ही है, कंडक्शन करा पाते हैं और करंट का फ्लो होने लगता है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट के तौर पे आपको वहां पर दिख रहा है। यही कारण है कि वहां पर हमें एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू अगर सिलिकॉन है तो 1.17 इलेक्ट्रोवोल्ट आने की बजाय केवल 0.148 आ रहा है, और फिर भी हम क्या कहें? सही है, इट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। वाइवा में ये क्वेश्चन जब आप सारे क्वेश्चन में जवाब दे लेते हैं और ये हमने थोड़ा तेज बता देता है कि भाई इसकी नॉलेज पूरी डेप्थ इन डेप्थ चेक की जाए, तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज का प्रेजेंटेशन और ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, और ये एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।